हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 15 अप्रैल। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे 15 अप्रैल 2021 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए आए हो, पहली बार देख रहे हो वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। आने वाली सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और क्विज आपको मिल जाएगी हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, एमजेटी ऐप डाउनलोड कीजिए। इस वीडियो की पूरे डिटेल्स के साथ क्विज सॉल्व कीजिए। क्विज सॉल्व करने के बाद आप लोग डिटेल्स देखना मत भूला कीजिए। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था आपसे, चुनाव आयोग ने सोनू सूद को किस राज्य का स्टेट आइकन चुना है। तो चुनाव आयोग ने दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ने पंजाब स्टेट का राज्य स्टेट आइकन चुना है सोनू सूद को। निम्न में से कौन सा देश आरसीईपी समझौते के लिए सहमत नहीं है। तो भारत जो है वो आरसीईपी समझौते के लिए सहमत नहीं है। इन दोनों ही क्वेश्चंस के बारे में कल काफ़ी लोगों ने बहुत ही अच्छे से डिटेल में आंसर किया था। आप सभी लोग ऐसे ही डिटेल में आंसर किया करो। चलिए अब बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यूएई ने कब तक चंद्रमा पर अपना रोवर रास्ते भेजने की घोषणा की। तो दोस्तों यूएई जो है, यूनाइटेड अरब अमीरात, ये राशिद नाम का अपना रोवर भेजेगा चंद्रमा पर। कहाँ पर? चंद्रमा पर भेजेगा। और कब तक भेजेगा? 2022 तक। अभी तक दोस्तों इसने घोषणा की थी, 2020 में इसने घोषणा की थी कि ये अपना चंद्रमा मिशन लॉन्च करेगा 2024 तक। लेकिन अब ये घोषणा कर रहा है कि 2022 तक ही ये लॉन्च हो जाएगा। तो यानी लॉन्चिंग डेट को ये घटा दिया है, 2022 तक ये लॉन्च कर देगा। रोवर होगा ये मानव रहित होगा, 2022 तक लॉन्च किया जाएगा। अब इसके लिए दोस्तों यूएई ने जापान की आई स्पेस कंपनी के साथ समझौता किया है। देखिए यूएई के पास पैसा तो है ही, आप लोग देख रहे हैं पिछले दिनों में ये स्पेस फील्ड में, स्पेस टेक्नोलॉजी में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। अभी इसने अपना होप नाम का मंगल मिशन किया, ठीक है। तो कारण यही है कि इसके पास धन है, संपत्ति है। ये किसी बाहरी देश की, किसी दूसरी कंट्री से टाई अप कर लेता है और उसके बाद वो अपना मिशन कंप्लीट कर पाता है। यहाँ हमारे यहाँ होता है तो इसरो के बड़े बड़े जो साइंटिस्ट होते हैं इनको फंड ही नहीं मिल पाता है सरकार की तरफ से। इस वजह से हमारा जो मिशन होता है, इसका इसरो का जो मिशन होता है, इसका मेन पर्पज़ पहले ये होता है कि सबसे कम दाम में कोई मिशन लॉन्च करे। यही कारण है कि हम लोग थोड़ा लेट करते हैं। वैसे हमारे साइंटिस्ट तो इतने ज़्यादा टैलेंटेड हैं कि अगर इनको पर्याप्त पूंजी मिल जाए, अच्छी फंडिंग मिल जाए, तो ये बहुत अच्छे मिशन बहुत पहले ही कर लेंगे। फिलहाल बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों राशिद की। राशिद का जो नाम पड़ा है ये दुबई के ही शासक परिवार के नाम पर पड़ा है। इस रोवर का नाम राशिद नाम का रोवर होगा। ये लूनर लैंडर आई स्पेस के द्वारा, आई स्पेस कंपनी जो जापान की है, इसके इस्तेमाल से ये लॉन्च किया जाएगा। क्लियर बिल्कुल। अब देखिए ये वहाँ पर जा कर के वायरलेस कम्युनिकेशन की सर्विस भी प्रोवाइड करने वाला है। ये राशिद नाम का जो रोवर होगा चंद्रमा पर जाएगा। होप मिशन इसने अभी हाल ही में अपना किया है, मंगल मिशन था होप। राशिद जो होगा ये इसका चंद्रमा मिशन होगा। दोनों आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अभी देखिए चंद्रमा पर रोवर कौन कौन उतार चुका है। चाइना उतार चुका है और कौन उतार चुका है? अमेरिका उतार चुका है, ठीक है। अगर अपना रोवर उतार देता है चंद्रमा पर, चंद्रमा की धरती पर, तो जापान और यूएई ये दोनों कंट्रीज भी इस लिस्ट में शामिल हो जाएंगी। अब देखिए दोस्तों यूएई का नाम पिछले कई दिनों से लगातार आ रहा है और लगातार मैं आपको बता रहा हूँ। आज आप लोग की बारी है। आप लोग का होमवर्क है कि पिछले 3 दिनों में यूएई, या आप लोग कल की ही वीडियो अगर देखे होंगे तो कल भी मैंने रिवाइज कराया था, यूएई क्यों आया है पिछले 3 से 4 दिनों में चर्चे में, आपको ये कमेंट बॉक्स में लिखना है और लिखिएगा ज़रूर। यूएई के बारे में बेसिक जानकारी तो आप जानते ही हैं। अबू धाबी यहाँ की राजधानी है, खलीफा बिन जायद अल नहयान यहाँ के हैं प्रेसिडेंट, और दिरहम यहाँ की मुद्रा होती है। आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई में ही है, ठीक है। अगला, हाल ही में किस देश में 3000 साल पुराना खोया हुआ सुनहरा शहर मिला है। तो दोस्तों अभी हाल ही में इजिप्ट में, मिस्र में दोस्तों खोया हुआ सुनहरा शहर मिला है 3000 वर्ष पुराना। अभी दोस्तों वहाँ पर 100 साल पहले जो मिला था राजा तूतन खामून का मकबरा, उसकी खोज के बाद 100 वर्षों के बाद एक और वहाँ पर एक सुनहरा शहर मिला हुआ है। तो इससे दोस्तों प्राचीन इतिहास को समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है, ठीक है। 391 से 1335 ईसा पूर्व तक प्राचीन मिस्र पर दोस्तों शासन करने वाले जो 18वें वंश के राजा आमेनहाट तृतीय थे, उनके ही युग का ये एक स्वर्ण नगरी मिला हुआ है। ये जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी दोस्तों, ये उस टाइम पर मिस्र की, जो इस समय मिस्र जहाँ पर है उस टाइम पर वहाँ पर थी। वहीं पर दोस्तों बहुत सारे ये ऐतिहासिक चीज़ें मिला करती हैं। उस टाइम पर हमारे इंडिया की तरफ क्या था, तो इंडिया में जहाँ पर आप देख रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता,
सिंधु नदी बहती है, इसके किनारे सिंधु घाटी सभ्यता हुआ करती थी, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा वगैरह। ठीक है, इसको हम लोग इतिहास की वीडियो में बहुत अच्छे से कवर अप करेंगे, हर एक चीज़। ठीक है, भारत में कौन कौन से ऐसे स्थान हैं। ऐसे ही वहाँ पर इजिप्ट में, जहाँ पर अभी मिस्र है, वहाँ पर भी दोस्तों मेसोपोटामिया की सभ्यता हुआ करती थी उस साइड में, वहाँ पर भी बहुत सारे ये पुराने तत्व मिला करते हैं। ऐसे ही वहाँ पर 3000 साल पुराना शहर मिला हुआ है नील नदी के पश्चिमी तट पर। क्लियर। अब आया है मिस्र, तो चलिए देखते हैं मिस्र यानी इजिप्ट है कहाँ पर वर्ल्ड मैप में। तो वर्ल्ड मैप में देखिए दोस्तों, ये रहा हमारा प्यारा भारत। यहाँ से हम लोग आएंगे इधर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, यहीं से ही आपको दिख जाएगा इजिप्ट। ठीक है, इजिप्ट यानी मिस्र, ये जो रहा, ये जो कंट्री है इजिप्ट, इसी को हिंदी में कहते हैं मिस्र। यहाँ की राजधानी है दोस्तों कायरो, या हिंदी में कहें तो काहिरा। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद हसन तंतावी। कौन है? मोहम्मद हसन तंतावी। यहाँ की करेंसी होती है दोस्तों इजिप्टियन पाउंड। ओके, अच्छा देखिए यहाँ पर दोस्तों सुएज नहर बहती है, सुएज नहर। और सुएज नहर जो है दोस्तों, सुएज नहर जो है यही अलग करती है, किसे अलग करती है? ये एशिया कॉन्टिनेंट को और अफ्रीका कॉन्टिनेंट को, एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप को अलग करने वाली जो नहर है वो है सुएज नहर। ठीक है, और साथ ही साथ एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, यहाँ पर देखिए दोस्तों भूमध्य सागर है और यहाँ पर है लाल सागर, तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली भी नहर है सुएज नहर। तो दोनों को आपको याद रखना है, दुनिया की सबसे लंबी नहर है सुएज नहर। अगला देखते हैं, हाल ही में राजयोगिनी दादी जानकी की स्मृति में डाक टिकट किसने जारी किया? तो अभी हाल ही में दोस्तों हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी ने राजयोगिनी दादी जानकी माँ की स्मृति में डाक टिकट जारी किया है, एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। राजयोगिनी दादी जी ये थी कौन? ये दोस्तों ब्रह्म कुमारियों की प्रमुख थी और अभी कुछ महीनों पहले इनका निधन हुआ था दोस्तों, आपको याद होगा हमने वीडियोज में कवर किया था। ठीक है, तो इनका निधन हो चुका है, स्मृति में डाक टिकट जारी किया गया है, स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है। ओके, अब ये ब्रह्म कुमारियाँ क्या होती हैं? जैसे दोस्तों आप लोग सुने होंगे जो पुरुष होते हैं उसमें जैसे ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले जो होते हैं, ऐसे ही ब्रह्म कुमारियाँ होती हैं। ठीक है, तो इनकी उत्पत्ति जो है, जैसे आध्यात्मिक जो आंदोलन है, इसकी उत्पत्ति जो है वो हैदराबाद और सिंध में हुई थी, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ब्रह्म कुमारियाँ यानी ब्रह्मा की बेटियाँ कहा जाता है, इसका अर्थ होता है। अगला देखते हैं, मार्च 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता? तो वो जीत लिया है दोस्तों भुवनेश्वर कुमार ने। देखिए बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा है इस समय इंडिया टीम का। पहला जो हुआ आईसीसी का प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड, वो भी इंडिया का ही प्लेयर पाया, ऋषभ पंत, जनवरी 2021 के लिए जब से शुरुआत हुई। फरवरी 2021 के लिए भी इंडिया का ही प्लेयर पाया रविचंद्रन अश्विन, और मार्च 2021 के लिए एक बार फिर से इंडियन प्लेयर पाया है भुवनेश्वर कुमार। ठीक है, तो जनवरी, फरवरी और मार्च तीनों मंथ का आपको याद रखना है। जनवरी 2021 से ही आईसीसी ने ये मंथली अवार्ड देने की घोषणा की है, प्रत्येक महीने एक विमेन क्रिकेटर और एक मैन क्रिकेटर दोनों को चुना जाता है। ठीक है, तो मैन क्रिकेटर्स में दोस्तों तो पुरुष खिलाड़ियों में तो इंडिया के ही आ रहे हैं, विमेंस क्रिकेटर में इंडिया का नाम नहीं है अभी तक। ठीक है, विमेंस क्रिकेटर में इस बार मार्च की कौन पाए हैं? तो लेजेली ली, जो कि दक्षिण अफ्रीका की ये विमेन क्रिकेटर है, तो इनको मिला है मार्च 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड महिलाओं की क्रिकेटर्स की लिस्ट में। ठीक है, आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होता है, इसके द्वारा दिया जाता है ये अवार्ड। भुवनेश्वर कुमार को क्यों दिया गया? भारत और इंग्लैंड की श्रृंखला में इनके प्रदर्शन को देखते हुए। जनवरी 2021 के बारे में मैंने बताया ऋषभ पंत को, फरवरी में रविचंद्रन अश्विन को मिला है। आईसीसी के बारे में अगर बात करें, इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी 1909 में। कब हुई थी? 1909 में हुई थी इसकी स्थापना। हेडक्वार्टर अभी मैंने आपको बताया दुबई में है। ठीक है, यूएई से, और यहीं पर यूएई में ही दोस्तों पिछली बार आईपीएल हुआ था। और आईसीसी का अगला वर्ल्ड कप कब होने वाला है? 2023 में होगा। मेज़बानी कौन करेगा? इंडिया करेगा, ये याद रखना आपको। ठीक है, पिछला वाला कहाँ पर हुआ था? इंग्लैंड और वेल्स में हुआ था, इंग्लैंड ने जीता भी था न्यूजीलैंड को हरा करके। आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बार्कले। कौन है? ग्रेग बार्कले हैं यहाँ के अध्यक्ष, और इसके सीईओ हैं मनु साहनी जी। अगला देखते हैं, हाल ही में न्यूजीलैंड के किस क्रिकेटर को रिचर्ड हेडली सम्मान से सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में न्यूजीलैंड के केन विलियमसन को दोस्तों रिचर्ड हेडली सम्मान से सम्मानित किया गया है। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की ये कैप्टन है, इनको चौथी बार 6 साल में चौथी बार रिचर्ड हेडली सम्मान मेडल मिला हुआ है। अभी हाल ही में न्यूजीलैंड क्रिकेट अवार्ड्स की घोषणा हुई है, उसमें इनको सम्मानित किया गया है। इसके साथ ही दोस्तों टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर और रेड पाथ कप भी इन्हें मिल चुका है। केन विलियमसन न्यूजीलैंड के क्रिकेट खिलाड़ी हैं। चलिए अगला देखते हैं,
हाल ही में राइटर्स की प्रमुख संपादक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों एलेसेंड्रा गैलोनी को, एलेसेंड्रा गैलोनी दोस्तों राइटर्स एक न्यूज़ एजेंसी है, बहुत पुरानी है, 170 साल से ज़्यादा पुरानी न्यूज़ एजेंसी है ब्रिटेन की। तो इसकी मुख्य संपादक बनने वाली ये पहली महिला बनी है, यानी 170 सालों के इतिहास में अभी तक कोई भी महिला मुख्य संपादक नहीं नियुक्त की गई थी। तो ये एलेसेंड्रा गैलोनी जो आपको इमेज में दिख रही हैं, ये 170 सालों के इतिहास में यहाँ की मुख्य संपादक बनने वाली पहली महिला बन गई हैं। ओके, तो ये 19 अप्रैल से अपना कार्यभार भी संभाल लेंगी। बात करें अगर राइटर्स की, इसकी कैपेसिटी, इसकी क्षमता कितनी है, तो दोस्तों ये पूरे वर्ल्ड में ग्लोबली 200 स्थानों पर फैला हुआ है। 2500 से ज़्यादा पत्रकार इसमें काम करते हैं। अभी ये किसकी जगह पर आई हैं? अभी ये आई हैं स्टीफन एडलर की जगह पर। किसकी जगह पर? स्टीफन एडलर की जगह पर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 14 अप्रैल को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया गया? तो दोस्तों 14 अप्रैल को अभी हाल ही में बनाया गया भीमराव अंबेडकर जयंती। 14 अप्रैल को ही विश्व चगास रोग दिवस मनाया जाता है। तो उपरोक्त दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। विश्व चगास रोग दिवस उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इंपॉर्टेंट है भीमराव अंबेडकर जयंती। दोस्तों बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती होती है 14 अप्रैल को। इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में और इस बार 130वीं जयंती मनाई जा रही है। अभी दोस्तों कल मनाई गई जयंती और कल ही मैंने इन पर एक वीडियो अपलोड की है इनकी बायोग्राफी पर। आप लोग ये वीडियो जरूर देखिएगा। कल थोड़ा सा लेट हो गया वीडियो अपलोड होने में, लेट नाइट को अपलोड हुआ, थोड़ा सा एडिटिंग में प्रॉब्लम आ गई थी, इसी वजह से ऑडियो भी थोड़ा सा उसमें स्लो आया हुआ है, थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। लेकिन बायोग्राफी बहुत अच्छी है, आप लोग देखिएगा जरूर ये वीडियो, ठीक है। उससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में। इनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ जानकारी यहाँ पर भी हम लोग ले लेते हैं। मध्य प्रदेश के महू में हुआ था इनका जन्म। तब मध्य प्रांत हुआ करता था क्योंकि तब ब्रिटिश भारत था, ठीक है। तो 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। इस बार 130वीं जयंती मनाई गई। इनको भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। भारत के पहले कानून मंत्री थी और बहिष्कृत हितकारिणी सभा की इन्होंने स्थापना की। अच्छा दोस्तों, बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस आर्टिकल को बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है। तो दोस्तों याद रखिएगा अनुच्छेद 32 को, आर्टिकल 32 को बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था संविधान की आत्मा। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगला देखते हैं, हाल ही में किस मंत्री ने ई सांता नामक इलेक्ट्रॉनिक बाजार का उद्घाटन किया? तो अभी हाल ही में दोस्तों केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी ने ई सांता नामक एक इलेक्ट्रॉनिक बाजार यानी ई मार्केट का उद्घाटन किया है। अब ये जो ई सांता नाम का ई मार्केट है, ये किसके लिए है? ये जो जल कृषक हैं उनके लिए है। जल कृषक क्या होता है? जो दोस्तों जल से रिलेटेड जो प्रोडक्ट का उत्पादन करते हैं, जैसे मछली उत्पादन हुआ, ठीक है, और भी जो चीज़ों का उत्पादन करते हैं उनको मार्केट में बेचते हैं, तो उनके लिए ये बाजार होगा, ठीक है, ई मार्केट होगा ई सांता नाम का। तो इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे दोस्तों एक तो किसानों को बेहतर दाम मिल सकेंगे और उनकी जो बिक्री होगी, सेल होगी, वो तुरंत ही हो सकेगी बिना किसी रुकावट के। कारण ये होगा जब इंटरनेट का सहारा लेंगे तो दोस्तों वो यानी कि वो ग्लोबलाइज कर सकते हैं अपने मार्केट को, ठीक है। वो सीधा रिटेलर्स के पास या एक्सपोर्टर्स के पास अपना माल जो है वो पहुंचा सकते हैं। तो इससे ये फ़ायदा होगा। इसी वजह से यानी किसानों और निर्यातकों के बीच में नज़दीक रहित, संपर्क रहित पेपरलेस इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड प्लेटफॉर्म करने के लिए ये लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? हमारे वाणिज्य मंत्री, कॉमर्शियल जो मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स पीयूष गोयल जी, इन्होंने लॉन्च किया है। यही रेल मंत्री भी हैं। अगला देखते हैं, हाल ही में मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का सह प्रमोटर कौन सा बैंक बना? तो दोस्तों एक्सिस बैंक बन गया है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का सह प्रमोटर। एक्चुअली में दोस्तों इसने अभी हाल ही में 12.99% का स्टेक एक्वायर कर लिया है, इसकी हिस्सेदारी खरीद लिया है। तो इसके बाद मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का ये सह प्रवर्तक यानी को प्रमोटर बन गया है। एक्सिस बैंक की दो सहायक कंपनियां हैं, एक्सिस कैपिटल लिमिटेड और एक्सिस सिक्योरिटीज़ लिमिटेड। इन दोनों की 12.99% की हिस्सेदारी अब हो गई है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में। इसकी मंजूरी भी मिल गई है किसके द्वारा? IRDAI के द्वारा। यही मंजूरी देता है, यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा अप्रूवल मिल गया है। फरवरी 2021 में ही मिल गया था। तो सारा लीगल प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। बात करें एक्सिस बैंक की, इसकी स्थापना हुई थी 1993 को। हेडक्वार्टर है मुंबई में। CEO हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं अमिताभ चौधरी जी। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो इसके CEO हैं प्रशांत त्रिपाठी। इसकी स्थापना हुई थी 2001 में और हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नाडा का महानिदेशक किसे बनाया गया?
तो नाडा के यानी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के महानिदेशक हैं सिद्धार्थ लोंगजाम। तो अब ये होंगे नए महानिदेशक। किसकी जगह पर आए हैं? नवीन अग्रवाल जी की जगह पर आए हैं। देखिए नवीन अग्रवाल जी ये थे तो ताबड़तोड़ इन्होंने कई एक्शन लिए थे। नाडा का एक्शन क्या होता है? नाडा दोस्तों बैन लगाता है खिलाड़ियों पर। नाडा का काम ये होता है कि वो ये देखे कि कौन सा खिलाड़ी कोई डोपिंग का तो नहीं यूज़ कर रहा है, डोपिंग में फेल तो नहीं पाया जा रहा है, कोई मादक पदार्थ तो नहीं यूज़ कर रहा है अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए। तो जब नाडा के चेयरमैन नवीन अग्रवाल जी थे तब इन्होंने कई खिलाड़ियों को बैन किया था और इस वजह से नाडा अक्सर चर्चे में रहता था और नवीन अग्रवाल जी भी हमेशा चर्चे में रहते थे और यहाँ से क्वेश्चन बना करता था। अब यहाँ के नए अब अध्यक्ष हो गए हैं सिद्धार्थ लोंगजाम। इनका नाम आपको याद रखना है। ये अभी खेल मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं। ये नेशनल डोपिंग टेस्टिंग लेबोरेटरी के सीईओ भी हैं। ठीक है, तो अब ये होंगे नाडा यानी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के महानिदेशक। ऐसे जैसे हम भारत में नाडा होता है ऐसे विश्व लेवल पर होता है वाडा, WADA, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। इसको भी याद रखना है। इसने पूरे के पूरे रसिया कंट्री पर ही बैन लगा दिया है, रसिया के सभी खिलाड़ियों पर बैन लगा दिया है। कहाँ के लिए? ओलंपिक के लिए, कि ये लोग ओलंपिक में शामिल नहीं होंगे। वाडा के द्वारा लगाया गया। ठीक है, कारण यह है कि वहाँ के लोग, इनका कहना है कि वहाँ के लोग डोपिंग का सहारा लेते हैं। ठीक है, वो कोई ना कोई ऐसा मादक पदार्थ यूज करते हैं अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए किसी खेल में। चलिए फिलहाल हम लोग नाडा के बारे में कुछ और डिटेल्स लेते हैं। 24 नवंबर 2005 को ये स्थापित हुआ भारत में, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर्ड है। इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं सुनील शेट्टी। क्लियर? तो बस दोस्तों ये तो थे हमारे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपने वीडियो लाइक कर दिया होगा, नहीं किए हो तो जल्दी से लाइक कर दो, वीडियो शेयर कर दो अपने दोस्तों के पास। और कल की वीडियो बाबा साहब अम्बेडकर जी की देखना मत भूलना आप लोग। और हाँ, SSC GD का दोस्तों वीडियो कोर्स आया हुआ है, आप लोग इसे परचेज कर सकते हैं। अगर आप लोग किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और GK GS वगैरह पूछा जाता है, मैथ और रीजनिंग में प्रॉब्लम आती है, तब भी आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। अब केवल बचा है 3 दिन, आपको 100 रुपये का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया गया है। उसके लिए कूपन कोड बताया गया है, कूपन कोड है SSC GD10, SSC GD10। तो ये कूपन कोड इंटर करने पर आपको अप्लाई पर क्लिक करना है। देखिए ये कूपन कोड लोग डालते तो है, अप्लाई पर क्लिक नहीं करते हैं और बाद में वहाँ पर व्हाट्सएप पर पूछा करते हैं कि कोड अप्लाई नहीं हो रहा है। तो आपको SSC GD10 डालना है, उसके बाद कूपन कोड के बाद वहाँ सामने अप्लाई लिखा होगा, उसको आप लोग क्लिक करोगे तो 100 रुपये और लेस हो जाएगा। बस 3 दिनों का और मौका बचा हुआ है दोस्तों, आप लोग के पास बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर है। आप सभी सब्जेक्ट की डिटेल तैयारी कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आए व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है, आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, रायसीना डायलॉग की शुरुआत कब की गई? अगला, निम्न में से किस कारण से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था? दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में जरूर लिखिएगा। देखिए डिटेल में आप लोग कमेंट करोगे तो आपके साथ साथ जो आपके कमेंट्स पढ़ेंगे उनका भी फायदा होगा। तो आप लोग डिटेल में जरूर कमेंट किया करो। और हाँ, आप लोग अगर किसी का कमेंट पढ़ते हो अच्छा लगता है तो उसकी कमेंट को लाइक जरूर कर दिया करो, उसका भी मोटिवेशन बढ़ा रहेगा। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसकी क्विज MCT ऐप पर अवेलेबल है, जाकर के सॉल्व कीजिए। सॉल्यूशन देखना मत भूलिएगा, डिटेल सॉल्यूशन है, आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो टेलीग्राम पर संपर्क कीजिए, व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है वहाँ पर संपर्क कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।